बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे, कैसे आया पढ़ा हमने। सिल्क रूट सबसे पहला ग्लोबलाइजेशन का क्या था, एक रूट था, इस बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया। फिर हमने फूड के बारे में पढ़ा, कल्चर के बारे में पढ़ा, एजुकेशन के बारे में पढ़ा, ट्रेड के बारे में पढ़ा, राइट। ये सारे हमारे क्या थे, पॉजिटिव इम्पैक्ट थे ग्लोबलाइजेशन के, पॉजिटिव इम्पैक्ट थे। उसके बाद हमने कई नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखे हैं ग्लोबलाइजेशन के, जैसे कि डिसीजेस, रिंडरपेस्ट और बहुत सारे कॉन्क्वेस्ट, कॉलोनाइजेशन, ये सारे हमने नेगेटिव इम्पैक्ट पढ़े, ठीक है। उसके बाद हम आ गए थे हम अपने इंटर वॉर इकोनॉमी में। हमने पढ़ा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो कंट्री सबसे ज्यादा इम्प्रूव किया वो कौन सी थी, यूएसए, राइट। स्टेटमेंट हमने पढ़ी कि यूएसए बिकेम इंटरनेशनल डेटर टू इंटरनेशनल, के बारे में हमने डिटेल किया। दूसरों से लोन लेता था और अब जो है वो खुद दूसरों को इकोनॉमी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए जो है उसने अपने सारे रिसोर्सेज किस में कंसंट्रेट कर दिए, वेपन इंडस्ट्रीज में कंसंट्रेट कर दिया, कंसंट्रेट कर दिया। और सारी कंट्रीज जो है वो ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ज्यादा कॉशियस थी, इसलिए सारी कंट्रीज जो है वो वेपन इंडस्ट्रीज से बहुत ज्यादा वेपन्स खरीद रही थी, यूएसए के वेपन इंडस्ट्रीज से बहुत ज्यादा वेपन्स खरीद रही थी, राइट। इस वजह से यूएसए जो है वो क्या बन गया, इंटरनेशनल क्रेडिटर बन गया। मतलब कि पहले वो दूसरों से लोन लेता था, अब वो खुद दूसरों को। वर्ल्ड वॉर का पीरियड क्या था, 80 to 1945, यस, वेरी गुड, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हमारा ये टाइम पीरियड था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया। अब कुछ कंट्रीज जो थे जो दोनों में कॉमन थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी कॉमन थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कॉमन थे, वो कौन सी कंट्रीज थी, यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। कौन सी कंट्रीज थी, यूरोपियन कंट्रीज को बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। यूरोपियन कंट्रीज जैसे पर्टिकुलरली ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ठीक है। मेनली हम इन कंट्रीज के बारे में बात करेंगे, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली, इन कंट्रीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो क्यों इन कंट्रीज के बारे में बात करना है, क्योंकि इन कंट्रीज की कॉलोनी सबसे ज्यादा हुआ करती थी। कॉलोनीज मतलब पता है ना कि दूसरे कोई स्मॉलर कंट्री को अपना स्लेव बना लेना, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना। तो इन कंट्रीज के सबसे ज्यादा क्या हुआ करते थे, कॉलोनीज हुआ करती थी। उसमें भी ब्रिटेन की सबसे ज्यादा कॉलोनीज हुआ करती थी, है ना। जैसे कि हमें पता है कि क्या भी एक क्या थी, ब्रिटेन की कॉलोनी थी, ब्रिटेन की, राइट। ब्रिटेन की बहुत सारी कॉलोनीज थी, जैसे हमने पढ़ा, अभी मैंने डिस्कस किया कि ब्रिटेन की सबसे ज्यादा कॉलोनीज हुआ करती थी। तो इंडिया, आसपास का देश, चाइना, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, ये सारी जो है ब्रिटेन की कॉलोनीज हुआ करती थी, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत ज्यादा इसका लॉस हुआ, लोग मरे, रिसोर्सेज का लॉस हुआ, वॉर में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगा, ठीक है। इस वजह से ब्रिटेन अब अपनी कॉलोनीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। क्यों, क्योंकि उसे अपनी कंट्री पे स्ट्रेस देना था, ऑलरेडी बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है, ब्रिटेन को अब अपनी कंट्री पे स्ट्रेस देना था। तो हम पढ़ते हैं ना कि हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा फ्रीडम फाइटर्स ने हमें क्या दिलाया, फ्रीडम दिलाया, ठीक है। उनका रोल था, मानते हैं, महात्मा गांधी और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी जान दे दी फ्रीडम दिलाने के लिए। पर एक और रीजन था जो हमें फ्रीडम मिला, वो ये था कि ब्रिटेन अब एग्जॉस्ट हो चुका था, अब वो अपनी कॉलोनीज को नहीं कंट्रोल कर पा रहा था, ठीक है। क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के 2 साल बाद ही क्यों मिला, क्योंकि ब्रिटेन ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका था। वो सारे रीजन थे कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत स्ट्रगल किया, पर ये भी एक रीजन है ब्रिटेन के साइड से, जो ब्रिटेन बताता है कि मैंने क्यों अपनी कॉलोनीज छोड़ी, ठीक है। हम लोग हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने स्ट्रगल किया, पर ब्रिटेन क्या लिखता है,
अपनी हिस्ट्री में कि क्यों उसने कॉलोनी छोड़ी, क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो चुका था। ठीक है, उसे बहुत ज्यादा लॉसेस हुआ, उसको कंट्रोल था, खत्म करना स्टार्ट कर दिया। इंडिया में फिर 1 साल बाद श्रीलंका में, 2 साल बाद चाइना को छोड़ दिया। ऐसे ही सारे कंट्रीज को वो धीरे धीरे करके छोड़ता गया, क्योंकि अपने कंट्री में वापस जाके अपने कंट्री की इंडस्ट्री को, इकोनॉमी को, सिनेरियोज को हाँ बढ़ा रहा था। जब ब्रिटेन इंडिया से चला गया, नियर बाय रीजन से, जापान से, चाइना से चला गया, तो ब्रिटेन जो है वो सब कुछ वैसे का वैसे छोड़ जाएगा जैसा वो करके गया था, है ना। अब इन कंट्रीज को क्या हो गया, इन कंट्रीज को अपनी इंडस्ट्रीज वापस मिल गई। ठीक है, जो ब्रिटेन कब्जा कर लिया था इंडस्ट्रीज पे, और ब्रिटेन सारे गुड्स को फॉरेन मार्केट में सेल कर रहा था और उससे प्रॉफिट अर्न कर रहा था, अब वो सब छोड़ के चला गया। लो खुश रहो। ठीक है, अब सारी कंट्रीज के पास अपना इंडिपेंडेंस आ गया, चाहे वो इंडिया हो, जापान हो, चाइना हो, कंट्रीज को इंडस्ट्रीज उनके वापस मिल गए। इसलिए अब ये कंट्रीज जो है अब इसको इम्प्रूव करने लगी, अपने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने लगी। पहले जो ब्रिटेन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ले लेता था और उसको फॉरेन मार्केट में बेच के सारा प्रॉफिट अपने रख लेता था, वो अब इन कंट्रीज को वापस मिल गया। ठीक है, इस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कई सारी छोटी छोटी कंट्रीज जो थी, जिनका पहले कोई रोल नहीं हुआ करता था बीच में, वो कंट्रीज दोबारा से इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा में, एग्रीकल्चर एरा में निकल के आई और उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, बाहर अपना सामान मार्केट में, और प्रॉफिट सारा जो था अब वो इन कंट्रीज का होता था। इन कंट्रीज ने अपना एक नेम अर्न कर लिया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस में, कहाँ पे, वर्ल्ड मार्केट में। पहले जो सारा प्रॉफिट ब्रिटेन का होता था, अब वो इन कंट्रीज का हो रहा था। ठीक है, तो इकोनॉमी बढ़ी, पैसा आ रहा है अब बाहर से इन कंट्रीज में, और इन कंट्रीज का नेम भी बढ़ा, कहाँ पे, वर्ल्ड मार्केट में। ठीक है, तो इस तरीके से पोस्ट वॉर के बाद, वॉर के बाद कई कंट्रीज निकल के आई अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस को वर्ल्ड मार्केट में बेचने और एक नेम अर्न करने। ठीक है, वो कंट्रीज थी इंडिया, जापान, चाइना, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। तथा पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद छोटी छोटी जो कंट्रीज थी, जो कॉलोनीज था, उनका रिकवरी हो रहा था। ठीक है, रिकवरी ऑफ कॉलोनीज पोस्ट वर्ल्ड वॉर। कंट्रीज क्या ध्यान दे रही थी, अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस कर रही थी कि कैसे हम अपनी कंट्री का प्रॉफिट बढ़ाएं, कैसे हम अपनी कंट्री को एक अच्छा इमेज दे दें। यूएसए भी काम में लगा हुआ है ना। क्या हुआ, सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो गई, तो सारी कंट्रीज खुद पे फोकस कर रही थी हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें। ठीक है, यूएसए तो सबसे ज्यादा इस दौर में शामिल था, सबसे वन था, फर्स्ट था रेस में कि उसे अपने आप को बेस्ट प्रूव करना था, है ना। तो वो ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करता रहता था, कभी ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, कभी दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि कैसे हम फर्स्ट नंबर 1 कंट्री बन सकें। अपने इंडस्ट्रियलिस्ट से कहा, अपने जितने भी उसकी कंट्री में वो इंडस्ट्रीज वाले थे, उन लोगों से कहा कि तुम लोग कुछ नया सोचो और डेवलपमेंट करो, क्योंकि हमें तो भाई फर्स्ट आना है हर चीज में, इकोनॉमी में हमें फर्स्ट आना है, नंबर 1 बनना है। ठीक है, एक हेनरी फोर्ड नाम के इंडस्ट्रियलिस्ट, हेनरी फोर्ड गाड़ी के बारे में सुना है ना, फोर्ड गाड़ी के बारे में सुना है, उसी के मालिक हेनरी फोर्ड ने क्या किया, वो एक लेकर आए, नया तरीका लेकर आए। ठीक है, उन्होंने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है, प्लान है, जिससे हम नंबर 1 इकोनॉमी बन सकते हैं। ठीक है, क्या बन सकते हैं, नंबर 1 इकोनॉमी बन सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा हम असेंबली लाइन मेथड को फॉलो करेंगे अपनी इंडस्ट्री में, असेंबली लाइन को फॉलो करेंगे अपनी इंडस्ट्री में। अब असेंबली लाइन में क्या होता है, चलो देखते हैं। पहले क्या होता है, वर्कर्स को दे दिया कि लो 4 गाड़ी प्रोड्यूस करना, वर्कर्स उसमें अपना 4 महीना लगा रहे हैं, साल भर लगा रहे हैं, और उसके बाद एक गाड़ी दे रहे हैं। ठीक है, अब असेंबली लाइन में क्या हो गया, उन्होंने सबके काम को बांट दिया। फर्स्ट मशीन पे क्या करना है,
सिर्फ गाड़ी के पार्ट्स को अलग अलग बनाया जाएगा। सेकंड मशीन पे फिर से वो सामान देगा, दूसरे वर्कर्स रहेंगे जो सारे पार्ट्स को एक साथ फिट करेंगे। तीसरे मशीन पे वर्कर्स रहेंगे जो चेक करेंगे कि सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं। और इनके बीच में टाइम गैप बहुत कम होता था, मान लो 1 वीक का बस। ठीक है, सबको काम बराबर बराबर बांट दिया। मशीन नंबर 1 पे बस सारे पार्ट्स का कंस्ट्रक्शन होगा, कोई भी मशीन नंबर 1 का मशीन नंबर 2 और 3 पे नहीं जाएगा। सेकेंड वाले क्या करेंगे, सारे पार्ट्स को रीअरेंज करेंगे, और थर्ड वाले क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, टाइम पीरियड बहुत कम दिया। पहले जो एक कार 1 मंथ में प्रोड्यूस हो रही थी, अब हम देख सकते हैं एक कार हमारी 2 वीक में ही प्रोड्यूस हो गई, है ना। टाइम कम लगा, वर्कर्स ट्रेन हो गए। पहले किसी बात ये काम उठा लिया, फिर दूसरे दिन दूसरा काम उठाया, तो वो ट्रेन। अब मशीन पे कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, दूसरे मशीन पे नहीं जा रहे हैं, तो ट्रेंड हो गए, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, असेंबली लाइन कहते हैं। मतलब सब कुछ एक लाइन से चलता है, कुछ बराबर एक लाइन से चलता है, और इससे क्या होता है, कम टाइम पीरियड में हमें ज्यादा प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, कम टाइम पीरियड में ज्यादा प्रोडक्ट मिलता है। ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, ज्यादा बेचेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हेनरी में जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने एक नया सिस्टम लेकर आया इंडस्ट्रीज में, जिसका नाम था असेंबली लाइन। इससे वो किस पे फोकस करते थे, मास प्रोडक्शन पे फोकस करते थे, कि बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, बहुत ज्यादा बेचेंगे, तो बहुत ज्यादा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रोडक्शन के सहारे ही यूएसए नंबर 1 इकोनॉमी बन गया। उसका जो सपना था वो कंप्लीट हो गया। ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, सबसे ज्यादा यूएसए के ही प्रोडक्ट बिक रहा है, सबसे ज्यादा यूएसए को प्रॉफिट हो रहा है, और फाइनली जो है 20th सेंचुरी में यूएसए नंबर 1 इकोनॉमी बन गया, है ना। किसके वजह से, मास प्रोडक्शन के वजह से वो नंबर 1 बन गया। उसने किस चीजों में इम्प्रूवमेंट किया, उसने कार के, अब हेनरी फोर्ड तो कार के ही मालिक थे ना, उन्होंने कार की इंडस्ट्री सेटअप की, खूब सारी कारें बेची, उन्होंने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, मीट या प्रोसेस फूड की इंडस्ट्री सेटअप की, और इन सब का जो है वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज्यादा शेयर होता था। इससे यूएसए को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, और यूएसए क्या हो गया, नंबर 1 इकोनॉमी। 1925 से लेकर ईयर 1930 तक की बात अब हम करेंगे, पीरियड में। ईयर 1925 से 1930 के बीच में कुछ हुआ, इस पीरियड के बारे में बात करें। ठीक है, क्या हुआ, तो ईयर 1925 और 1930 के बीच यूएसए अपनी बढ़ती इकोनॉमी, मास प्रोडक्शन को हैंडल नहीं कर पा रहा था। ठीक है, अब उसके लिए भी नया नया चीज था, कोई चीज हैंडल करने में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है। अचानक से उसको इतना प्रॉफिट होने लगा, इतना अच्छा सा कुछ चलने लगा, कि वो अपने मास प्रोडक्शन को हैंडल ही नहीं कर पा रहा था। ठीक है, मार्केट में गुड्स बहुत ज्यादा थे और खरीदार बहुत कम। इतना ज्यादा सामान हो गया, इतनी ज्यादा कारें हो गई, और लोग जो है उसको खरीद ही नहीं पा रहे थे। अब जब खरीद ही नहीं पा रहे थे, तो ऑलरेडी पता है शॉप में सामान रखा हुआ है ना, राइट। कार प्रोड्यूस हो, खरीदने वाला कोई नहीं, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है कि कैसे खरीद ले। ऑलरेडी एक कार खरीद के रखे हुए हैं घर में, कैसे 2-2, 3-3 कार खरीद ले। ठीक है, तो शॉप पे वैसे की वैसे कार पड़ी हुई है। ठीक है, अब इंडस्ट्री ने फोन किया शॉपकीपर को, हमारा कार भेजे। अब शॉपकीपर ने कहा मेरे पास तो वैसे ही इतनी कार पड़ी हुई है, आप क्या भेजोगे। ठीक है, इंडस्ट्री के पास कोई काम नहीं बचा, अब तो उन्हें कार ही नहीं प्रोड्यूस करनी है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी कार है। 25 और 1930 के बीच में से अपने मास प्रोडक्शन को हैंडल नहीं कर पा रहा था। ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज्यादा गुड्स था, इसलिए इंडस्ट्रीज को और प्रोड्यूस नहीं करना था। जब इंडस्ट्री को और प्रोड्यूस नहीं करना है, तो इंडस्ट्री क्या हो जाएंगी, शट हो जाएंगी, है ना। इंडस्ट्री को और बनाना ही नहीं है सामान, तो क्या करे, इंडस्ट्री बंद हो गई, इंडस्ट्री, है ना। इंडस्ट्री बंद हो गई, वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो गए, फिर से सब कुछ पहले जैसा होने लगा, सब लोग पुअर होने लगे। इसी को हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं, द ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, द ग्रेट डिप्रेशन 1930
ठीक है। क्या हुआ, यूएसए अपने मास प्रोडक्शन को हैंडल नहीं कर पा रहा था और यूएसए की इकोनॉमी गिर गई, और इसे ही हम क्या कहते हैं, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ ईयर 1930। ओके, और यूएसए की इकोनॉमी गिरी तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, हम इंटरलिंक करेंगे पहले वाली बात को कि क्या हो गया था, यूएसए इंटरनेशनल क्रेडिटर हो गया था, सारी कंट्री को लोन लेते था वो यूएसए, है ना। जब यूएसए गिर गया तो बाकी सब भी गिर गए, उसके पीछे पीछे बाकी सारी कंट्रीज भी गिर गई, सारी कंट्रीज को लॉस होने लगा क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रीज यूएसए पे बहुत डिपेंड हो गई थी, यूएसए से ही लोन लेती थी और अपना खर्चा चलाती थी, सबको नुकसान होने लगा क्योंकि यूएसए को नुकसान हुआ। इसीलिए हम इस टर्म को द ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं, क्योंकि ये सारी कंट्रीज को ले डूबा था, सिर्फ यूएसए को नहीं ले डूबा था बल्कि सारी, और इतना बड़ा इकोनॉमी फेलियर आज तक नहीं हुआ, इसीलिए हम इसे ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। इंडिया में भी ग्रेट डिप्रेशन का प्रभाव पड़ा, ठीक है। यूएसए के से इंडिया भी बहुत ज्यादा टर्म्स में डिपेंडेंट था, यूएसए में अपने गुड्स का मतलब रॉ मटेरियल जैसे चावल जो होता है उसको बेचा करता था। अब यूएसए की इकोनॉमी तो गिर रही, यूएसए ने कहा मैं नहीं खरीद पाऊंगा भाई, सॉरी, तो इंडिया भी लॉस में सफर करने लगा। इंडिया अपना सबसे ज्यादा क्या बेचता करता था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचता था बाहर की कंट्रीज को, ठीक है। क्या बेचता था, वीट, चावल, रॉ मटेरियल, इंडिगो, कॉटन, सब बेचा करता था। पर अब सारी कंट्रीज ने मना कर दिया कि हमें अपना ही नहीं खाने को ऑर्डर है, हम आपका सामान खरीदेंगे। इंडिया में भी डिप्रेशन, हाँ, तो इंडिया में भी ग्रेट डिप्रेशन का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, इंडिया की भी इकोनॉमी ग्रेट डिप्रेशन की वजह से बहुत ज्यादा आ गई, हाँ, फेमाइंस होने लगे और लोग स्टार्व करने लगे, ठीक है, और लोग लगे। ये सब कब हुआ था, ईयर 1930 में हुआ था, आजादी नहीं मिली है इंडिया को, ठीक है, ईयर 1930 में हो रहा था, आजादी नहीं मिली है। तो हमने पढ़ा ना लास्ट चैप्टर में, फेमाइंस हो रहे थे, स्टार्व कर रहे थे, तब कौन करता था, महात्मा गांधी निकल के आए थे, ठीक है। 1930 में हो रहा है, आजादी नहीं मिली है, ग्रेट डिप्रेशन कब आ रहा है, 1930 में, ठीक है। तो सारे फार्मर्स गांधी जी की हेल्प करने लगे थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन किए थे, है ना। पहले जो हिस्ट्री में ही हिस्ट्री में जा रहे हैं, थर्ड चैप्टर पे के बारे में जो पॉइंट था कि सिविल डिसोबीडियंस में कैसे फार्मर्स अपने आप को ज्वाइन किए थे, उसका आंसर हमें ये भी में मिल रहा है कि ग्रेट डिप्रेशन की वजह से फार्मर्स को प्रोड्यूस करना नहीं था, ऑलरेडी फेमाइन से सफर कर रहे थे, स्टार्व कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने महात्मा गांधी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत ही जोरों शोरों से पार्टिसिपेट किया। अंडरस्टूड, क्यों फार्मर्स ने पार्टिसिपेट किया था, दिस इज द पॉइंट।